नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 2, भारत में राष्ट्रवाद। जैसा कि आप देख चुके हैं, यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का भी उदय हुआ। इससे अपने बारे में लोगों की समझ बदलने लगी। वे कौन है, उनकी पहचान किस बात से परिभाषित होती है, यह भावना बदल गई। उसमें राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होने लगा। नए प्रतीकों और चिन्हों ने, नए गीतों और विचारों ने संपर्क स्थापित किए और समुदायों की सीमाओं को दोबारा परिभाषित कर दिया। ज़्यादातर देशों में इस नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया में हुआ। आइए देखें कि हमारे देश में यह चेतना किस तरह पैदा हुई। दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। उत्पीड़न और दमन के साझा भाव से विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया था, लेकिन हर वर्ग और समूह पर उपनिवेशवाद का असर जैसा नहीं था। उनके अनुभव भी अलग थे और स्वतंत्रता के मायने भी भिन्न थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इस समूह को इकट्ठा करके विशाल आंदोलन खड़ा किया, परंतु एकता में टकराव के बिंदु भी निहित थे। पहले की एक और पुस्तक में भी अपने भारत के राष्ट्रवाद के उदय का अध्ययन किया था। वहाँ अपने 20वीं सदी से पहले दशक का कहानी पढ़ी। इस अध्याय में हम 1920 के दशक से आगे अध्ययन करेंगे। असहयोग आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। हम यह भी देखेंगे कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने के लिए किस तरह के प्रयास किए, इस आंदोलन के विभिन्न सामाजिक समूहों ने किस तरह हिस्सा लिया, किस तरह राष्ट्रवाद ने लोगों की कल्पना को नई उड़ान दी। पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। 1919 के बाद सालों में हम देखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन एक नए इलाकों तक फैल गया। उसमें नए सामाजिक समूह शामिल हो गए और संघर्ष की नई पद्धतियाँ सामने आ रही थी। इन बदलावों को हम कैसे समझें, इसके क्या परिणाम हुए। सबसे पहली बात यह है, विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी। इसके कारण रक्षा और वाक्य में भारी इजाफा हुआ। इस खर्चे से भरपाई के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे के लिए गए और करों में वृद्धि की गई। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू किया गया। युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ने लगी। 1913 से 18 के बीच कीमतें दोगुनी हो गई, जिसके कारण आम लोगों को मुश्किलें बढ़ गई। गांव में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। 1918 से 1920 से 21 में देश के बहुत सारे हिस्से में फसल खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों पर भारी अभाव पैदा हो गया। उसी समय फ्लू की बीमारी फैल गई। 1921 में जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 30 लाख लोग मारे गए। लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस समय एक ऐसा नेता सामने आया और उसने संघर्ष का एक नया ढंग, एक तरीका पेश किया। सत्याग्रह का विचार। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका में थे। उन्होंने नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते पर चलकर वहाँ की नस्लभेदी सरकार के सफलतापूर्वक लोहा लिया था। इस पद्धति को वे सत्याग्रह कहते थे। सत्याग्रह के विचार से ही सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। इसका अर्थ यह है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़न से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकते हैं। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना में झिझोड़ना चाहिए। उत्पीड़क शत्रु को नहीं, बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने का विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस संघर्ष में अंततः सत्य की जीत होती है। गांधी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों की एकता के सूत्र में बांधता है। भारत आने के बाद गांधी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 1917
उन्होंने बिहार में चंपारण इलाके के दौरान दमनकारी बगान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। 1917 उन्होंने गुजरात में खेड़ा जिले में किसानों की मदद के सत्याग्रह का आयोजन किया। फसल खराब होने और प्लेग महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। वह चाहते थे लगान वसूली ढील दी जाए। 1918 खादी सूती कपड़ा कारखाने के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद जा पहुँचे। राल्ट एक्ट एक कामयाबी से उत्साहित गांधी ने 1919 में प्रस्ताव राल्ट एक्ट के खिलाफ राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में रखने का अधिकार मिल गया। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। 6 अप्रैल एक हड़ताल से शुरू होना था। विभिन्न शहरों में रैली जुलूस आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए। दुकानें बंद हो गईं। इस व्यापक जन उभार ने चिंतित और रेलवे टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधाओं के भंग हो जाने की आशंका से भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू कर दिया। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। गांधी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। इसके बाद लोगों बैंकों डाकखानों रेलवे स्टेशनों पर हमले करने लगे। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने कमान संभाल ली। 13 अप्रैल जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इस अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना बैसाखी मेले में शिकार करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए। काफ़ी लोगों को तो सरकार पर लागू किए गए दमनकारी कानूनों का विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए। यह मैदान चारों तरफ से बंद था। शहर के बाहर होने के कारण जुटे लोग यहाँ पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और जाते ही मैदानों पर से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिया। इसके बाद सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। सैकड़ों लोग मारे गए। उनमें से बताया गया कि सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करने के लिए एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। जैसे जैसे जलियांवाला बाग की खबर फैली, उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोगों ने सड़कों पर उतरने लगे। हड़तालों में होने लगी। लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे। सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने इस कार्रवाई को निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया। सरकार लोगों को अपमानित और आंकित करना चाहती थी। सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए सड़क पर घिसट कर चलने और सारे साहिबों को सलाम करने के लिए मजबूर किया। लोगों को कोड़े मारे गए और गांवों पर बम बरसाए गए। हिंसा फैलने देख महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस लिया। भले ही रालेर सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बे तक सीमित था। महात्मा गांधी पूरे भारत और ज़्यादातर जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुसलमान को एक दूसरे के नज़दीक लिए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता है। उन्हें पता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर दोनों समुदायों को नज़दीक ला सकते हैं। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। इस आशय से अफवाहें फैल हुई थी कि इस्लामिक विश्व में आध्यात्मिक नेता ऑटोमन साम्राज्य पर एक बहुत सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। खिलाफ के तत्कालीन शक्तियों की रक्षा के लिए 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ कई युवा मुस्लिम नेता ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई संभावनाएं तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू हुई। सितंबर 1920 में कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने एक दूसरे नेताओं को बात पर राजी कर लिया। खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। असहयोग ही क्यों, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण
चल पा रहा था। भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बना? गांधी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटानी चाहिए और सरकारी नौकरियां, सेना, पुलिस, अदालतें, विधायकी परिषद, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया जाए। 1920 में गर्मियों में गांधी और शौकत अली आंदोलन के समर्थक जुटाते हुए देश भर में यात्राएं करते थे। कांग्रेस बहुत सारे लोगों के प्रस्ताव पर शंकित थे। वह नवंबर 1920 में विधायी परिषद के होने के वाले चुनाव का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे। उन्हें भय था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस ने भारी खींचातान चलती रही। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थकों और विरोधियों के बीच सहमति नहीं बन पाई। आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ। असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति पर मोहर लगा दी गई। आंदोलन किस तरह आगे बढ़ा, इसमें किन लोगों ने हिस्सा लिया? विभिन्न सामाजिक समूहों ने असहयोग के विचार पर किस तरह समझा? आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। असहयोग के खिलाफ आंदोलन जनवरी 1921 शुरू हुआ। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक ने अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। सभी ने स्वराज और आह्वान को स्वीकार कर लिया, लेकिन उनके लिए अलग अलग अर्थ थे। शहरों में आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्यवर्ग हिस्सेदारी के साथ हुई। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। हेडमास्टरों और शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए। वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया। मद्रास अलावा ज़्यादातर प्रांतों में परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया। मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल के प्रवेश के जरिए उन्हें वह अधिकार मिल जा सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं, इसलिए इस पार्टी के चुनाव पर बहिष्कार किया। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और भी ज़्यादा नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों की पैकेटिंग की गई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। 1921 से 22 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया। उसकी कीमतें 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने और विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। जब बहिष्कार आंदोलन फैला और लोगों आयातित कपड़े को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे तो भारतीय कपड़ा मिलों और हाथकरघरों का उत्पादन भी बढ़ने लगा। कुछ समय बाद शहरों का यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा। इसके कई कारण थे। खादी का कपड़ा मिलने में भारी पैमाने पर बनने लगे। कपड़े के मुकाबले प्रायः महंगा होता था और गरीब से उसे खरीद नहीं सकते थे। वह मिलों के कपड़ों का लंबे समय तक बहिष्कार कैसे कर सकते थे? ब्रिटिश संसाधनों के बहिष्कार से समस्या पैदा हो गई। आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संसाधनों की स्थापना जरूरी थी ताकि ब्रिटिश संसाधनों के स्थान पर उनका उपयोग किया जा सके, लेकिन वैकल्पिक संसाधनों की व्यवस्था की प्रक्रिया में बहुत धीमी थी। फलस्वरूप विद्यार्थी, शिक्षक सरकारी स्कूल में लौटने लगे और वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे। ग्रामीण इलाकों में विद्रोह। शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में फैल गया। युद्ध के बाद देश में विभिन्न भागों में किसान और आदिवासियों के संघर्ष इस आंदोलन में समा गए। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसान को नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र इससे पहले फिजी और गिरमिटिया जादूगर के तौर पर काम कर चुके थे। उनका आंदोलन तो तुर्कदारों और जमींदारों के खिलाफ था जो किसान से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूल कर रहे थे। किसानों को बेगार करनी पड़ती थी। पट्टेदार तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे। उन्हें बार बार पट्टे की ज़मीन से हटा दिया जाता था ताकि ज़मीन पर उनका कोई अधिकार स्थापित न हो सके। किसानों की मांग की लगान कम किया जाए, बेगार खत्म और दमनकारी जंजीरों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी को संदेश और स्वराज के विचार पर कुछ और मतलब में निकाला। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में गोमेड़ पहाड़ियों में 1920 के दशक में शुरुआत में एक
उग्र गुरिल्ला आंदोलन चला। गोमेद पहाड़ियों में 1920 के दशक में शुरुआती उग्र गुरिल्ला आंदोलन चला। कांग्रेस ने इस तरह के संघर्ष को स्वीकार नहीं कर सकती थी। अन्य वन क्षेत्रों में तरह तरह की अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों को दाखिल होने से पाबंदी लगा दी। लोगों ने इस जंगलों में ना तो मवेशियों को चरा सकते थे, ना ही जानवान के लिए लकड़ी और फल बीन सकते थे। इसके पहाड़ों में लोग परेशान और गुस्सा थे। न केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ा, बल्कि उन्हें लगता था कि उनके पारंपरिक अधिकार भी छीनते जा रहे हैं। जब सरकार ने उन्हें सड़कों पर निर्माण के लिए बेकार करने पर मजबूर किया तो लोगों ने बगावत कर दी। उसका नेतृत्व करने वाले अल्लूरी सीताराम ने एक रज्जु दिलचस्प व्यक्ति थे। बगानों में स्वराज। महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। असम में बगानी मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब यह था कि उन्हें चार दीवारियों से जब चाहे आ जा सकते थे, जिनसे वे बंद करके रखा जा सकता था। उनके लिए आज़ादी का मतलब वह अपने गांव के संपर्क में रह पाएंगे। 1859 में इंग्लैंड एक्ट के तहत बगानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बगान से बाहर जाने की छुट्टी नहीं थी। इजाज़त मिलने ही कभी मिलती थी। जब उन्हें असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर ने अपने अधिकारों की अवहेलना करने के लगे। उन्होंने बगान छेड़ दिए, अपने घर चले गए। उनको लगता था कि गांधी राज आ रहा है, इसलिए हर एक को गांव की ज़मीन मिल जाएगी, लेकिन अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। रेलवे स्टीमरों हड़ताल के कारण रास्ते ही फंस गए। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह पिटाई की। इस स्थानीय आंदोलन से अपेक्षाकृत दूरदृष्टियों को कांग्रेस के कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया गया था। उन्होंने स्वराज शब्द का अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाला। उनके लिए एक ऐसा युग घातक था जब सारे कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। फिर भी जब आदिवासी ने गांधी के नाम पर नारा लगाया, स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी, तो एक अखिल भारतीय आंदोलन ने भावनात्मक स्तर पर जुड़े हुए थे। जब वे महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करते थे, तब आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़कर देखते थे। वास्तव में एक ऐसा आंदोलन था, अंग बन गया था, जो इलाके तक ही सीमित नहीं था। सविनय अवज्ञा की ओर। फरवरी 1922 महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया। उन्होंने लगता था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है और सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत है। कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जन संघर्षों के थक चुके थे। 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषद के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधारों को कालात करना और यह दिखाना महत्वपूर्ण है कि ये परिषदें लोकतांत्रिक संस्था नहीं। CR दास मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति वापस लौटाने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन कर डाला। जवाहर नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज़्यादा उग्र जन आंदोलन और स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे। आंतरिक बहस असहमति। इस माहौल में दो ऐसे तत्व थे जिन्हें 20 दशक के आखिरी सालों में भारतीय राजनीतिक रूपरेखा एक बार फिर बदल दी। पहला कारण विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर। 1926 से कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी। 1930 के बाद पूरी तरह से धराशायी हो गई। कृषि उत्पादों की मांग गिरी और निर्यात कम होते तो किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाने में भी भारी पड़ने लगा। 1930 तक ग्रामीण इलाकों में भारी उथल पुथल से गुजरने लगे थे। इस पृष्ठभूमि में ब्रिटेन ने नई टोरी सरकार ने जॉन रायबर्ट के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करता था और उसके बारे में सुझाव देते थे। इस आयोग के एक भारतीय सदस्य नहीं था, सारे अंग्रेज थे। 1928 में जब रायमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसने स्वागत रायमन कमीशन वापस जाओ के नारे से किया। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सभी पार्टियों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इस विरोध में शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए
डोमिनियस स्टेटस का गोलमाल का ऐलान कर दिया। उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस प्रस्ताव में कांग्रेस नेता ने संतुष्ट नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का तेज तर्रार खेमा आक्रमण तेवर अपनाने लगा था। उदारवादी और मध्यवर्गीय नेता ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे, लेकिन इस खेमे में बड़ा प्रभाव घटता जा रहा था। दिसंबर 1929 में जवाहर नेहरू ने अध्यक्षता की कांग्रेस में लाहौर अधिवेशन से पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया। तय किया गया 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष शपथ लेंगे। इस उत्सव में की ओर का बहुत कम ही लोगों ने ध्यान दिया। अब स्वतंत्रता की अमूर्त विचार को रोजमर्रा जिंदगी के ठोस मुद्दों को जोड़ने के लिए महात्मा गांधी को कोई और रास्ता ढूंढना था। नमक यात्रा सविनय अवज्ञा। देशों में एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्ति प्रतीक दिखाई देता था। 1930 को उन्होंने वायसराय में एक खत लिखा। खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया। इसमें से कुछ सामान्य मांगे थी, जबकि कुछ मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न तबकों से जुड़ी थी। गांधी इस मांग के जरिए समाज के विभिन्न वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे। सभी को अपने साथ अभियान में शामिल हो सके। सबसे पहले महत्वपूर्ण मांग नमक को खत्म करने के लिए बारे में था। नमक के अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते हैं। यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा है, इसलिए नमक पर कर और उत्पादन पर सरकारी इजाज़ेदारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया। महात्मा गांधी पदयात्रा पत्र एक अल्टीमेट की तरह था। उन्होंने लिखा था कि 11 मार्च तक उनकी मांगों नहीं मानी गई तो कांग्रेस अपने अवज्ञा आंदोलन छोड़ देगी। इस इरविन झुकने को तैयार नहीं था। फलस्वरूप महात्मा गांधी ने 78 विश्वस्य वालटेरियो के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। यह यात्रा साबरमती में गांधी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर डंडी नामक गुजराती तटीय कस्बे से जाकर खत्म होती थी। गांधी की टोली में 24 दिन तक हर रोज लगभग 10 मील तक का सफर तय किया। गांधी जहां भी रुकते जाते हजारों लोग सुनने आते थे। इस सभाओं में गांधी ने राजस्व का अर्थ स्पष्ट किया। आह्वान किया कि लोग अंग्रेजों की शांतिपूर्ण अवज्ञा करें, यानी अंग्रेजों का कहा न माने। 6 अप्रैल को यह दंडी पहुंच और उन्होंने समुद्र का पानी उबाल कर नमक बनाना शुरू कर दिया। यह कानून का उल्लंघन था। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले किस तरह से अलग था, इस बारे में आप लोग को न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया जाने लगा। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ और सरकारी नमक कारखाने के सामने प्रदर्शन किए। आंदोलन फैलते गए तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा। शराब की दुकानें पैकेटिंग होने लगी। किसान ने लगान और चौकीदार कर चुकाने से इनकार कर दिया। गाँव में तैनात कर्मचारी इस्तीफा देने लगे। बहुत सारे स्थानों पर जंगल में रहने वाले वन कानून का उल्लंघन करने लगे। वह लकड़ी के बिना मवेशियों को चराने के लिए आरक्षित वनों में घुसने लगे। इस घटना से चिंतित औपनिवेशिक सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगे। बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव खान को गिरफ्तार किया गया। गुस्साई भीड़ सशस्त्र बर्खास्त गाड़ियों को पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर उतर गई। बहुत सारे लोग मर गए। महीनों के बाद महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन का प्रतीक पुलिस चौकियों, नगर पालिका भवनों, अदालतों और रेलवे स्टेशनों पर हमले शुरू कर दिए। ब्रिटिश सरकार ने निर्मम दमन रास्ता अपनाया। शांतिपूर्ण सत्याग्रह पर हमले किए। औरतों और बच्चों को मारा पीटा और लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार कर लिए गए। महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन वापस लिया। 5 मार्च 1931 उन्होंने इरविन के साथ समझौते दस्तखत कर लिए। गांधी इंदिरावती समझौते के जरिए गांधी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी। गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस बहिष्कार कर चुकी थी। इसके बदले में सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई। सितंबर 1931 में सम्मेलन के लिए गांधी लंदन गए। वहां वार्ता में ही टूट गई और उन्हें निराश वापस लौटना पड़ा।
लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया? आइए सिविल नामी सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल विभिन्न सामाजिक समूहों में कौन कैसे थे, उन्होंने आंदोलन में हिस्सा क्यों लिया, उनके विनाश क्या थे, उनके आदर्श क्या थे, उनके लिए राजस्व के क्या मायने थे। गांव में संपन्न किसान समुदाय गुजरात के पीठदार उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन के सक्रिय थे। व्यापक फसलों में खेती करने के कारण व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों में परेशान थे। उनकी नकद सेहत खत्म होने लगी। उनके लिए सरकारी लगान चुकाना मुश्किल था, नामुमकिन हो गया। सरकार लगान कम करने को तैयार नहीं थी। चारों तरफ असंतोष। किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को बढ़ चढ़ कर समर्थन किया। उन्हें अपने समुदाय को एकजुट किया और कई बार अच्छे सदस्यों का बहिष्कार करने के लिए मजबूर किया। उनके स्वराज की लड़ाई भारी लगान के खिलाफ लड़ाई गई। जब 1931 में लगानों के घटे बिना आंदोलन वापस ले लिया गया तो बड़ी निराशा हुई। फलस्वरूप 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू हुआ। इसमें बहुत लोगों ने हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। गरीब किसान केवल लगान के कमी नहीं चाहते थे। उनमें से बहुत सारे किसान जमींदारों से पट्टे और ज़मीन लेकर खेती कर रहे थे। मंद लंबी खिंचती और नकदी आमदनी गिरते लगी। छोटे पट्टेदार के लिए ज़मीन का किराया चुकाना भी मुश्किल हो गया था। वह चाहते थे कि उन्हें ज़मींदारों को जो बेड़ा चुकाना है उन्हें माफ़ कर दिया जाए। इसके लिए उन्हें कई रेडियल आंदोलन में हिस्सा लिया। नेतृत्व में अक्सर समाजवादी और कम्युनिस्टों के हाथ होता था। अमीर किसानों और जमींदारों की नाराज़गी भय से कांग्रेस भाड़ा विरोधी आंदोलन में समर्थन देने प्रायः हिचकिचाती थी। इसी कारण गरीब किसान और कांग्रेस के बीच संबंध अनिश्चित बने रहे। औद्योगिक श्रमिक सविनय अवज्ञा आंदोलन सविनय अवज्ञा की सीमाएं। सभी सामूहिक स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित ऐसा एक राष्ट्र को अछूत था। 1930 के बाद खुद को दलित उत्पीड़न कहने लगे। कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया। कांग्रेसी रूढ़िवाद संपूर्ण हिंदू सनातनियों से डरी हुई थी। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि अस्पृश्यता को खत्म किए बिना 100 साल तक स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। उन्होंने अछूत को हरिजनों यानी ईश्वर की संतान बताया। उन्होंने मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों पर कुओं समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। डॉक्टर अम्बेडकर ने 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन संगठित किया। दलित के लिए अलग निर्वाचित क्षेत्रों का सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनका काफ़ी विवाद था। जब ब्रिटिश सरकार ने अम्बेडकर की मांग मान ली तो गांधी अमरण वनवास पर बैठ गए थे। उनका मत था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचित क्षेत्रों में व्यवस्था के समाज की उनके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। आखिरकार अम्बेडकर ने गांधी की राय मान ली और सितंबर 32 में पूना एक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए। इससे दलित वर्गों को प्रांतीय केंद्रीय विधायकी परिषद में आरक्षित सीटें मिल गई। हालांकि इससे मतदान सामान्य निर्वाचित क्षेत्रों में ही होता था। फिर भी दलित आंदोलन कांग्रेस नेतृत्व में चलते राष्ट्रीय आंदोलन को शंका का दृष्टि से ही देखता रहा। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ उस समय समुदायों के बीच संदेश और अविश्वास माहौल फैल गया था। कांग्रेस के कटे हुए मुसलमानों का बड़ा तबका उनकी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं था। बहुत सारे मुस्लिम नेता बुद्धिजीवी भारत अल्पसंख्यकों के मुसलमानों की हैसियत को लेकर चिंतित थे। उनको भय था बहुसंख्यक वर्चस्व स्थिति में अल्पसंख्यकों की स्थिति को पहचान खो जाएगी। सामूहिक अपनेपन का भाव। राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग महसूस करने लगते हैं कि एक राष्ट्र ही एक अंग है। जब अपने एक दूसरे की न्यूनता को सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूंढ लेते हैं। लेकिन राष्ट्र को लोगों के मस्तिष्क में एक यथार्थ रूप से कैसे लेता है। विभिन्न समुदायों, क्षेत्रों, भाषाओं में समृद्ध अलग अलग समूहों में सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे विकसित किया।
सामूहिक अपनेपन का यह भाव आंशिक रूप से संयुक्त संघर्ष के चलते पैदा हुई। इसके अलावा बहुत सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी थी जिनके जरिए राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग पर छा गया। इतिहास व साहित्य, लोक कथाएं, गीत, चित्र, प्रतीक सभी को राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया। जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्र की पहचान सबसे ज़्यादा किसी तस्वीर अंकित की जाती है। इसमें से लोगों को ऐसी छवि गढ़ने में मदद मिली जिनके जरिए राष्ट्र को पहचान सके। 20वीं सदी में राष्ट्र के विकास में भारत की पहचान भारत माता की छवि के रूप में लेने लगी। इस छवि के निर्माण का आरंभ चंदन चट्टोपाध्याय ने किया। 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा। बाद में इसे उन्होंने उपन्यास में शामिल कर लिया। यह गीत बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा में रवींद्रनाथ टैगोर भारत की व्याख्या छवि को चित्रित किया। इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासी के रूप में दर्शाया गया है। वह शांत और गंभीर, दैविक और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई देती है। आगे चलकर इस छवि में बड़े पैमाने पर तस्वीरों में उतारा जाने लगा। विभिन्न कलाकार यह तस्वीर बनाने लगे। भारत माता की छवि विभिन्न रूप में ग्रहण करती गई। इस मातृ छवि को श्रद्धा, राष्ट्र में आस्था का प्रतीक मानने लगे। राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं में पुनर्जीवित करने के लिए आंदोलन ने सभी मजबूत किया। 19वीं सदी के आखिर में राष्ट्रवादियों की भेंट चरणों द्वारा गाई सुनाई जाने लगी। लोक कथाओं को दर्ज करना शुरू कर दिया। वह लोग गीतों व जनश्रुतियों को इकट्ठा करने के लिए गाँव-गाँव घूमने लगे। उनका मानना था कि यही कहानियाँ हमारी परंपरागत भाव से प्रकट और दूषित हो चुकी हैं। अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने और अतीत को गौरव का भाव पैदा करने के लिए लोक परंपरागत को बचा कर रखना जरूरी है। बंगाल में खुद रवींद्रनाथ टैगोर ने लोक कथा, बाल गीत और मिथकों को इकट्ठा करने के लिए निकल पड़े। उनमें से लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने लगे। आंदोलन का नेतृत्व किया मद्रास में नेत्सो शास्त्री सर्च इंडिया का नाम था। लोक कथाओं का विशाल संकलन 4 खंडों में प्रकाशित किया। उनका मानना था कि लोक कथाएं राष्ट्रीय साहित्य होती हैं, लोगों को असली विचारों और अविशिष्टों से सबसे विश्वसनीय अभिव्यक्ति है। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा, राष्ट्रीय नेताओं को एकजुट करने के लिए और राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए तरह तरह के चित्रों के प्रतीक के बारे में ज़्यादा जागरूक होने लगे। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा तैयार किया गया। ब्रिटिश भारत में 8 प्रांतों में प्रतिनिधित्व करते कमल के 8 फूल और हिंदुओं के मुसलमानों के प्रतिनिधित्व करता है अर्ध चंद्र दर्शाया गया। 1921 तक गांधी ने स्वराज झंडा तैयार कर लिया। यह तिरंगा सफ़ेद, हरा, लाल। इसके मध्यम गांधीवादी प्रतीक चरखे को जगह दी गई। स्वावलंबन का प्रतीक जुलूसों में यह झंडा थमे चलना शासन की अवज्ञा का संकेत था। निष्कर्ष: अंग्रेज सरकार के खिलाफ बहुत गुस्सा विभिन्न भारतीय समूहों वर्गों में स्वतंत्रता साझा निष्कर्ष में खींच रहा था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लोगों ने असंतोष और परेशानियों के स्वतंत्रता के संगठित आंदोलन में सामूहिक करने का प्रयास किया। उन्हें आंदोलन के जरिए पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का प्रयास किया। लेकिन जैसा ही हमने देखा है, आंदोलन के हिस्सा लेने वाले विभिन्न समूह और वर्ग अलग अलग आकांक्षाओं की अपेक्षा के साथ हिस्सा ले रहे थे। उनकी शिकायतें बहुत व्यापक थी, इसलिए औपनिवेशिक शासन से मुक्त का भी सबके लिए अपना अलग अलग अर्थ था। कांग्रेस ने विभेदों को हल करने और सुनिश्चित करने के लिए हमेशा प्रयास किया। एक समूह की मांगों के कारण कोई दूसरा समूह न चला जाए, यही वजह से आंदोलन के भीतर अक्सर बिखराव आ जाता है। कांग्रेस की सरगर्मियों और राष्ट्रीय एकता के शिखर को छूने के बाद बिखराव और आंतरिक टकराव के चरण आ जाते हैं। संक्षेप में, जो राष्ट्र उभर रहा है, औपनिवेशिक शासन में मुक्ति की चाह रखने वाली बहुत सारी आवाज़ें पूंज था।